नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य के उदारवादी प्रकृति या फिर उदारवादी दृष्टिकोण भी हम इसको कह सकते हैं। ये बीए सेकंड ईयर का है, हमारा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, विशेष रूप से ये एसओएल के स्टूडेंट के लिए है उदारवादी दृष्टिकोण। यानी कि तो जैसे कि आपको पता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम पढ़ चुके हैं, उदारवादी दृष्टिकोण इसमें आज हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारी गांधीवादी दृष्टिकोण के ऊपर आएगी। उसके बाद ये हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैंने अलग अलग वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, अच्छे से विस्तार से समझाया जा सके। क्योंकि इसमें से जो है अगर एक भी टॉपिक को हम छोटा कर देते हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि क्या पता वही टॉपिक 20 नंबर में आ जाए तो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इस वजह से तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसलिए उदारवादी दृष्टिकोण। तो देखिए उदारवादी कौन होते हैं। जैसे कि मार्क्सवादी जो है, मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। तो उदारवादी में इसमें काफ़ी सारे चिंतक हमारे अंदर आते हैं इसके। ठीक है, ये उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देता है। यानी कि व्यक्ति कैसे समाज में रह रहा है, किस तरह वो खा पी रहा है, क्या मतलब वो स्वतंत्र भी है या फिर दब के ही काम कर रहा है, दब के ही रह रहा है वो, इस तरह का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ही अपने विचार प्रमुख करते हैं, विचार रखते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो। ठीक है, वही लाइन है बिल्कुल। जैसे कि मिल, JS मिल पूरा नाम है इसका, एडम, जॉन लॉक, इनमें प्रमुख विचारक है। साथ साथ ही स्मिथ नाम के विचारक और हैं, वो भी इसमें प्रमुख हैं। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से ये चारों ही हैं जो मैं नाम बताए हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको जरूर लिखना एग्जाम में और हाईलाइट भी जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे अच्छे खासे नंबर बनते हैं आपके। इसमें जो है ये आदि प्रमुख चिंतक हैं, इसके विचारक चिंतक एक ही बात है। इनमें जो है अनेक देशों के लोकतंत्र के गुणों का संयोग है। यह ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। क्या उदारवादी, उदारवादी जो है मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने भारतीय संविधान की बात की थी मार्क्सवादी में, यहाँ पे ब्रिटिश संसद की ज़्यादा बेस्ट बताया गया है। भारत के लिए ब्रिटिश मॉडल के संसदीय लोकतंत्र को सर्वाधिक उचित समझा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा समझा गया। यह आधुनिक प्रकार का लोकतंत्र भारत को तत्काल भावी समस्याओं का निदान करने की क्षमता रखता है। यानी कि आज के टाइम में जो भी समस्या है उन सब का सोल्यूशन ऐसा कहा जाता है कि मतलब उस ब्रिटिश संसदीय संविधान के अंदर है। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। ठीक है, और साथ साथ ही देशों के अन्य और देशों के लोगों को शासकीय प्रक्रिया में भागीदारी बनाकर आर्थिक व सामाजिक न्याय तथा समानता के आदर्श को मूर्त रूप दे सकता है। यानी कि मतलब उनको अच्छा रूप दे सकता है। और अगर हम बात करें इसके भारतीय लोकतंत्र के आधार पर, तो इसमें हमें यहाँ पर 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे 4 पॉइंट दिए गए हैं ये भारतीय लोकतंत्र पर आधारित है। लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा चुना जाना। जैसे कि हम PM CM चुनते हैं तो लोगों के द्वारा चुने जाता है, ये लोकतंत्र होता है। ठीक है, इसके अंदर 4 चीज़ें बताई गई हैं। अंतिम सत्ता जनता में निहित है। यानी कि जैसे अब हम कोई भी राजनेता किसी को भी चुनते हैं, सत्ता में किसी को भी लाते हैं, तो उसमें जो लास्ट में हम चुनते हैं शासक द्वारा ही चुना जाता है, यानी कि जनता द्वारा ही चुना जाता है। लोकतंत्र के ऊपर आधारित है, यानी कि वो चीज़ अंतिम रूप यानी कि उसको जनता ही देती है। ठीक है, यानी जनता में निहित है अंतिम रूप, वही चीज़ है। यानी कि दूसरा है वयस्क मताधिकार व एक से अधिक राजनीतिक दल। भारत के अंदर यानी कोई भी हो, कोई भी वयस्क हो गया, मतलब कुछ भी हो भारत के अंदर कोई भी हो, उनको बिना मतभेद के वो मतलब किसी भी प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार उनको दिया गया है। किसी को भी आराम से चुन सकते हैं, चाहे सब कोई सा भी प्रतिनिधि हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में ये बात स्पष्ट कही गई है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्यों को 18 साल या उससे अधिक की आयु के द्वारा नागरिकों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 साल से कम अगर किसी की उम्र होती है तो उसको नहीं चुना जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। तीसरा आता है सामान्य मतदाता सूची। यानी कि मतदाता सूची जो है उसमें सभी को ही सामान्य माना जाए, किसी को भी विशिष्ट दर्जा ना दिया जाए, ना ही किसी को नीचा माना जाए। अनुच्छेद 325 के माध्यम से ये व्यवस्था उसमें की गई है कि नागरिकों के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी, जिसमें यानी कि व्यक्ति जो है मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य माना जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब उससे ये कह दिया कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी धर्म जाति के आधार पे उसको विशिष्ट मतदाता सूची में ना रखा जाए। ठीक है, साथ साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद ही उसको सामान्य मतदाता सूची में रखा जाए। ये बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट की गई है। फिर आता है चौथा पॉइंट, प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव। जैसे कि ये हमें पता ही है कि हर 5 साल बाद जो है लोकसभा, राज्यसभा की, विधानसभा कार्यालय का निश्चित है
तो 5 साल के बाद इनके चुनाव होते हैं, तो निर्वाचन जो होते हैं चुनाव इनके वो हर साल 5 साल बाद ही होंगे। तो ये चीज़ में हमारे भारतीय संविधान लोकतंत्र के आधार पर बताई गई हैं 4। फिर आता है इसमें राजनीतिक संस्था में परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसी का ही है पॉइंट, हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्था कैसी है इसकी। W.H. मॉरिस ने जो है भारतीय राज्य को स्वतंत्र राष्ट्रीय लोकतंत्र कहा, क्योंकि ये पूरा आज़ाद है। बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र के ऊपर आधारित नहीं है और राजतंत्र भी है, काफ़ी जगह आज भी है, बल्कि मोस्टली जगह है आज के टाइम में भी। ऐसे ही रजनी कोठारी हैं, उनके अनुसार ये बात कहना है कि भारतीय व्यवस्था अनेकता से भरपूर और खंडिया वाले समाज में प्रमुख राजनीतिक केंद्र स्थापित करने वाला मॉडल था। साथ साथ ही भारतीय राज्य की कुछ विशेषताएं थी, यानी कि कुछ फीचर्स थे, जैसे कि नागरिकों की मांगे तथा दबाव के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए उच्च स्तरीय वैधता, यानी कि किसी के दबाव के बिना आए ऐसी मतलब व्यवस्था की जाए कि मतलब जो लोग हाई लेवल पे हैं वो उस चीज़ को ख़त्म कर सके, यानी कि किसी के दबाव में ना आ पाए कोई। राजनीतिक लोकतंत्र ये इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोकतंत्र पढ़ चुके हैं, पर इसमें राजनीतिक गतिशीलता, साथ साथ ही आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को एक साथ प्राप्त करने में राज्य की प्रक्रिया तथा केंद्रीय भूमिका। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, और हाँ ये जो हम बात कर रहे हैं W.H. मॉरिस की, रजनी कोठारी की, आशीष नंदी की, ये सब भी जो है उदारवादी के ही लेखक हैं, पर ये लोग इतने महत्व नहीं रखते हैं इतने वो आए हैं, जैसे कि हमने मिल वगैरह के बारे में पर पढ़ा। तो कुल मिलाकर जो अगर बात की जाए तो इन लोगों का कहना ये है कि जो भारतीय लोकतांत्रिक आधार है, संविधान का जो हिस्सा है, ठीक है, यानी संविधान के अंदर दिया गया है जो, वो काफ़ी मतलब अच्छा है। इससे मतलब एक तो उसमें सबसे अच्छी बात लगती है कि वो स्वतंत्र है, आज़ाद है, दूसरा वो लोकतांत्रिक है। ये मतलब इसको एक तरह से विकसित होने वाली इस व्यवस्था के रूप में देखते हैं कि मतलब ये विकसित होने वाली व्यवस्था है, अच्छा मानते हैं नहीं इसको ये। ऐसे ही आशीष नंदी का मानना है कि आधुनिक विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध प्रणाली के उपयोग से दमन और पुलिस शक्तियों के संदर्भ में भारतीय राज्य शायद बहुत मजबूत और शक्तिशाली दिखाई देता है। यहाँ पे थोड़ी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं आशीष नंदी, यानी कि ये कहना ये चाहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें, विज्ञान ले लें, या फिर कोई फैक्ट्री उद्योग, मतलब किसी भी चीज़ को ले लें, हम पुलिस शक्ति ले लें राज्य के, तो इन सब में हमें अपना राज्य काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। परंतु वास्तविकता ये है कि अंदर से खोखला और कमज़ोर हो गया है, इसका खुलेआम अपराधीकरण हुआ है। कुल मिलाकर आशीष नंदी कहते हैं कि राज्य दमनकारी राज्य की ओर बढ़ा है, यानी कि राज्य का एक तरह से शोषण हुआ है, हम ये भी कह सकते हैं। साथ साथ ही रजनी कोठारी का भी कहना है कि नव धनाढ़ वर्ग, जो नया वर्ग था, उसने अपने तथा सहयोगी के हित की पूर्ति के लिए अपने और अपने जो उसका सहयोगी था, जो भी उसको हेल्प कर रहा, सपोर्ट करता था, उन दोनों के हित के पूर्ति के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर इसकी स्वायत्तता को नष्ट कर दिया। स्वायत्तता मानी कि मीन्स कि इसके सब शासन का अधिकार, यानी जिसको खुद का शासन करने का अधिकार था, उसको नष्ट कर दिया, ये कहना है इनका। बाकी आता है इसके राजनीतिक पहलू, राजनीतिक आर्थिक पहलू। आर्थिक मामले में क्या है इसमें, तो देखिए इसमें आर्थिक मामले में से ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना सही पॉइंट बचा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गांधीवाद का आएगा, जैसे कि वैसे ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, गांधीवादी और मार्क्सवादी का ज़्यादा अच्छी बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा का। भारत में प्रचलित बीच के रास्ते की विचारधारा तथा प्रणाली का आधार राजनीतिक व्यवस्था पड़ने वाले अनेक दबाव और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने की समस्या रही है। बीच में रास्ते की विचारधारा से मतलब ये है कि कुछ विचारधारा हैं जो बीच में आके पनपी है, उसकी बात यहाँ पे की गई है। साथ साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था के संतुलन को स्थापित करने की समस्या रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भारत की हमेशा से डगमगाती रही है। साथ साथ ही हम यहाँ पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब राज्य के अध्ययन करने से ही हम इसको बिल्कुल अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रोडोल्फ के अनुसार भारत जो है धनी और निर्धन राष्ट्रीय तथा निर्बल राष्ट्रीय का विरोधाभास है, जिसमें कमज़ोर और शक्तिशाली दोनों ही प्रकार के तत्व हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है, रोडोल्फ ये कहते हैं कि भारत में दोनों ही तरह के लोग हैं, यानी कि अमीर लोग भी और गरीब लोग भी, ठीक है। इन सब चीज़ों का विरोधाभास रहा है, जिसका विरोध करते हुए भी विरोध का आभास हो उसको हम विरोधाभास कहते हैं। यानी कि हम जैसे गरीबों का कहते हैं, अमीरों का विरोध करते हैं, पर लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ चलती रहती है, उसका विरोध नहीं हो पाता इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, भारतीय लोकतंत्र अधिकांश गरीब जनता को अपने हित की रक्षा के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के लिए संगठित करने में समर्थ नहीं रहा, ठीक है, इनको एकजुट नहीं कर पाया। साथ साथ ही राज्य अपने
नागरिक को इस उद्देश्य हेतु गतिशील बनाने में समर्थ रहा है। इसलिए उन्होंने भारतीय राज्य को नरम राज्य कहा है। जैसे हमने पर पढ़ा, नरम राज्य भी कहा था। राज्य अब अपने आप से ही शक्ति का उत्पादन करता है। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। बाकी ये जो आपको जितना भी हमने आज इसमें पढ़ा, देखा, लिखा, तो ये सारे नोट्स आपको PDF में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए, वेबसाइट का नाम ये है, ठीक है। यहाँ से जाकर भी आप कोई से भी चैप्टर के और कोई से भी ईयर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो आपका, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक का असाइनमेंट भी अवेलेबल है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी गांधीवादी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।